हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस का जियोग्राफी द अर्थ आवर हैबिटेट लेसन नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाई करेंगे। तो बिना देर करे हुए, बिना किसी बहस के हम शुरू करते हैं लेसन को। लेसन का नाम क्या होगा हमारा? ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, जैसा कि आप देखने को स्क्रीन पर पा रहे हो। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं पार्ट को। आज के पहले लिखा है कि एनसीईआरटी टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। जो भी एनसीईआरटी मेन टॉपिक हमने वहाँ से कलेक्ट करे हैं ताकि आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो। तो समझो बात को। पहले ग्लोब मतलब क्या होता है? पृथ्वी का छोटा वास्तविक मॉडल। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला? मतलब कि जो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का छोटा, मतलब कि बहुत छोटा। अर्थ इतना बड़ा है, आप कैसे पढ़ाई कर पाओगे, इसलिए ग्लोब बनाया गया। लेकिन वास्तविक मॉडल, ध्यान देना कौन सा मॉडल है? वास्तविक मॉडल। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी के क्या है? ग्लोब वास्तविक मॉडल होता है, समझ गए ना। और पृथ्वी का छोटा मॉडल होता है, यानी कि आप ऐसे ग्लोब आपने ज़िंदगी में देखा होगा अपने, है कि नहीं है? तो ये ग्लोब है, यहाँ पे तमाम देश हैं, समुद्र हैं, महाद्वीप हैं, जो भी है इसी पर सारे बन गए हैं। तो चीज़ों को समझना हमारे लिए आसान हो गया जब ग्लोब आया। तो आगे चलते हैं, क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ध्यान देना, विषुवत वृत्त क्या होता है? ध्यान देना, ये मान लो हमारे पास एक ग्लोब का कोई भाग है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्लोब का ये भाग है, और जानते हो मतलब कि वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, वह काल्पनिक रेखा। हालांकि एक बात मैं बता दूं, ग्लोब पर कोई काल्पनिक रेखाएं होती, मतलब कोई रेखाएं होती नहीं, बस कल्पना। यानी कि अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हमने ग्लोब पर रेखाएं खींची थी ताकि हम बता सकें, चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो आप क्या बोलोगे? काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ध्यान देना, ये देखो, मतलब कि ये पूरा ग्लोब का भाग है, पूरा ग्लोब ये समझ लो, वो इस कोई सामने का भाग है, और जो बीचों बीच रेखा जा रही है ये वाला देखो, विषुवत वृत्त। इसी को हम क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त बोलते हैं, या कुछ लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसी का नाम है विषुवत वृत्त। कोई क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। हालांकि एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या कहता है? लिखा है पृथ्वी के उत्तर में स्थित, क्या लिखा है? पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध व दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे विषुवत वृत्त है, तो इसके ऊपर वाला जो ए भाग देख रहे हो ना, इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और विषुवत वृत्त के नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि आधा उत्तरी गोलार्ध हो गया और आधा क्या हो गया हमारा? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बातों को। पृथ्वी के उत्तर में स्थित, इसको उत्तर बोलते हैं, ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण, इधर वाला होता है पूर्व, इधर वाला होता है पश्चिम। तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में स्थित आधे भाग को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब देखो आगे क्या कहता है। आगे लिखा है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे ऐसा कुछ समझो बात को। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक ग्लोब है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा क्या है? विषुवत वृत्त है, जो मतलब कि पीछे से होकर आया वृत्त बनाएगा ना, टोटल गोल सा ग्लोब होता है, तो एक सर्कल बनाएगा ना चारों ओर से। तो जानते हो क्या लिखा है? विषुवत वृत्त से, आप देख रहे हो क्या रहे हो यहाँ पे? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। आपने देखा होगा निश्चित तौर पे, इसके ऊपर एक रेखा और बनेगी, ऐसे एक रेखा और बनेगी, मतलब वृत्त, मतलब चारों ओर से होकर के जाएगा, नीचे भी बनेगा सर्कल ऐसे। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ध्यान देना, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं या फिर समानांतर रेखाएं बोलते हैं। यानी कि जो भूमध्य रेखा के समानांतर वृत्त खींचे गए हैं ऊपर और नीचे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं कहते हैं। और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। क्या लिखा है? अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अभी समझ में आएगा आपको, थोड़ा आगे चलते हैं। क्या कहता है? लिखा है विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। यानी कि जो ये वाला सर्कल है, ए वाला, इमेन वाला, ए वाला, यह क्या दर्शाता है? 0 डिग्री को दर्शाता है, ठीक है ना। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, क्या लिखा है? चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका मान 90 अंश होगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता
दर्शाता है। ध्यान देना, तो थोड़ा शब्दों को क्या लिखा है मैं आपको समझा रहा हूँ। चलो देखो जरा, ये मान लो हमारा कोई मतलब कि ये विषुवत मतलब ये मान लो ग्लोब है, ठीक है ना। अब बीचों बीच हमारा क्या हो गया, ये 0 डिग्री वाला अक्षांश वृत्त हमारा बन गया, नहीं कि उसी को विषुवत वृत्त बोलते हैं जिसको 0 डिग्री माना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, चूंकि मतलब कि 3D है ना, यानी कि स्फीयर टाइप का होता है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे मान लो सर्कल लिया जाए, यहाँ पे मतलब मेन पॉइंट पकड़ा जाए, तो ये 0 डिग्री, थोड़ा सा ऊपर आओगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे इधर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे होगा ना। यानी कि आप अगर ऐसे ऐसे भागते चले आओ 5 डिग्री, यहाँ पे आ जाओगे 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री पर यहाँ पे क्या पा जाओगे, 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव पा जाओगे। और ठीक है, ऐसे नीचे 1 डिग्री, 2 डिग्री, उल्टा आ रहे हो यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, ऐसे 90 डिग्री यहाँ पे जब पा जाओगे ना, ये हमारा हो जाएगा वो दक्षिण ध्रुव बन जाएगा। यानी क्या बोला गया है, मैं चीज़ों को रिकॉल करता हूँ। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, यानी कि विषुवत वाला जो मैं ये वाला है ये शून्य अंशांश है, और बोल रहा है विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। भाई साहब, ये मतलब 1/4 ए वाला ये ध्रुव, देखो ये ध्रुव की दूरी यही है यहाँ से, ये क्या पूरे सर्कल का 1/4 है कि नहीं है, तो वही है। अतः इसका मान 90 अंश होगा। हालांकि स्पीयर है, सर्कल मैंने बोल दिया स्पीयर टोटल हो, और 90 अंश होगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश, यानी कि उत्तर वाला सर्कल यही है हमारा, तो 90 यहाँ से लेके 90 अंश उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और यहाँ से 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। चीज़ें आपको समझ में बेशक आ रही होंगी, तो चलते हैं आगे। लिखा अक्षांश वृत्त पर स्थित सभी बिंदु अक्षांश कहलाते हैं। यानी कि अक्षांश वृत्त पर, जैसे मान लो हमारे पास एक कोई हमारे पास मान लो ये मतलब ग्लोब है, अब अक्षांश वृत्त हमारा ये ना, अक्षांश वृत्त क्या लिखा है, अक्षांश वृत्त पर स्थित, अक्षांश वृत्त पर स्थित सभी बिंदु अक्षांश कहलाते हैं। अक्षांश वृत्त को विषुवत या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। यहाँ पे जो भी बिंदुएं होंगी ना, यहाँ पे ये पॉइंट यानी कि अक्षांश वाले वृत्त पर जो भी बिंदु हैं उन्हें अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश वृत्त दूसरा होता है, अक्षांश दूसरा होता है, यानी कि अक्षांश वृत्त पर जो भी पॉइंट है उन्हें क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अच्छा देखो जरा, अक्षांशों की संख्या क्या लिखा है, अक्षांशों की संख्या पूरा होता है 181। ध्यान देना, अक्षांश जो कि डिग्री होते हैं। अब अक्षांश वृत्त पर नहीं, मैं आपको बढ़िया से बता दूं, तो मान लो यहाँ कोई वृत्त है, इस पर मान लो ये वाला दूसरा समानांतर रेखा है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होंगे ये सभी अक्षांश ही कहलाते हैं। जो भी पॉइंट हैं समानांतर वृत्तों पर उसे क्या बोलते हैं, अक्षांश ही बोलते हैं, जो भी पॉइंट हैं। अब बोल रहे अक्षांशों की संख्या, तो देखो जरा एक सर्कल ध्यान से देखिएगा, मैं चीज़ों को थोड़ा सा बढ़िया से करता हूँ। क्या लिख, अक्षांश कितने हैं ग्लोब पर, आपको ये बताना पड़ेगा बढ़िया से। देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, हमारा एक अक्षांश वृत्त है, ठीक है ना। यहाँ वाला 1 डिग्री और यहाँ वाला 1 डिग्री ऐसे मिलाओगे तो पहला सर्कल बनेगा। यहाँ का 2 डिग्री, यहाँ का 2 डिग्री, उल्टे यहाँ से 2 डिग्री ये, 2 डिग्री ये मिलाओगे दूसरा सर्कल बनेगा। ऐसे 90 बनेगा। 90 आने की देखो, 90 मिलाओगे तो ऊपर कितने बनेंगे, ऊपर 90 बनेंगे, और नीचे भी कितने बनेंगे बच्चा, 90 नीचे ही बनेंगे। यानी कि ऊपर 90 अक्षांश और नीचे 90 अक्षांश वृत्त हो गए, यानी कि समानांतर वृत्त हो गए। ऊपर 90 समानांतर वृत्त और नीचे 90 समानांतर वृत्त, यानी कि इन्हीं पे जो भी पॉइंट है, मान लो ये पहला पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, तीसरा, यानी कि हर मतलब कि वृत्त पर एक पॉइंट पकड़ लिया जाए तो अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 90 ऊपर अक्षांशों की संख्या है, अक्षांश वृत्तों की संख्या भी। अक्षांश वृत्त और अक्षांश थोड़ा ध्यान देना, हालांकि जो सबसे ऊपर मिलेगा ना वो पॉइंट बन जाएगा। जो सबसे ऊपर मिलेगा यहाँ वाले पे, जो यहाँ मिलेगा ना, यहाँ सर्कल नहीं बनेगा। सबसे ऊपर जो उत्तरी ध्रुव बन रहा है वह वृत्त नहीं बनेगा, वह पॉइंट बन जाएगा। इतना उधर ऊपर जाते जाते क्या होता है, वृत्त की जो मतलब कि जो उसकी परिधि होती है, सरकमफेरेंस होती है, छोटी होती जाएगी ना। यहाँ की सबसे बड़ी यानी कि अक्षांश वृत्त सबसे बड़ा सर्कल ड्रा करेगा, उसके ऊपर जाओगे सर्कल छोटा हो जाएगा, ऊपर और जाएगा सर्कल और छोटा होगा, ऊपर जाओगे सर्कल और छोटा होगा। ऊपर जाते जाते यहाँ जानते हो जो वहाँ पे उत्तरी ध्रुव मिलता है, दक्षिण ध्रुव जहाँ पे मिलता है, यह बन जाएगा पॉइंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट को अक्षांश कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अक्षांशों की संख्या 181 कैसे, ऊपर 90 नीचे 90, और विषुवत वृत्त तो भूल गए, एक उसको जोड़ लो, ये हो जाएगा 90
190, 180 और एक बचा 181। अगर कोई अक्षांशों की संख्या पूछता है तो क्या बोलोगे 181, क्योंकि अक्षांश में ऊपर वाले पॉइंट भी आ जाएंगे। और लेकिन अक्षांश वृत्त अगर कोई पूछता है तो ऊपर वाले पॉइंट है ना, ये सर्कल थोड़ी बनेंगे, पॉइंट बनेंगे। तो देखो 2 घट जाएगा, ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाला पॉइंट घट जाएगा, टोटल 181 था। अब वृत्त की बात कर दी तो पॉइंट लेंगे नहीं, तो ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाला पॉइंट घटा देंगे। 179 अक्षांश वृत्त हमारे पास होंगे। हमारे पास कितने अक्षांश वृत्त होंगे? 179। और अक्षांश कितने होंगे? 181। ध्यान दीजिएगा चीज़ों को। अब देखो जरा आगे क्या लिखा है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर लगभग होती है। यानी कि देखो जरा, मान लो ये मान लो पहला अक्षांश रेखा, ये दूसरा वाला, इनके बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर या 111.3 किलोमीटर लगभग होती है। अब देखो आगे क्या कहते हैं बच्चों, आगे लिखा है महाराष्ट्र में चंद्रपुर। महाराष्ट्र में ध्यान दीजिएगा, सवाल बनेगा बढ़िया सा। महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, ब्राजील कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में व बोले होरिजेंटो विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे जैसे मान लो ये हमारा विषुवत वृत्त हमारा यहाँ पे बन गया, ये वाला ये विषुवत वृत्त है। तो कह रहा है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील में क्या है? वो बेलो होरिजेंटो। बोल रहा है एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर दोनों है। ध्यान देना 20 डिग्री पर दोनों है, बशर्ते ये हवाला आपको कहाँ पे मिलेगा? एक उत्तर में, यानी कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर कहाँ पे है? 20 डिग्री उत्तर में है। और ये मतलब कि लेकिन ये क्या बोल रहा है? बोले अरे हाँ बेलो होरिजेंटे ये कहाँ पे है? 20 डिग्री दक्षिण में, यहाँ कहीं मिलेगा ना। यहाँ से ये 20 डिग्री और यहाँ से ये वाला 20 डिग्री। तो माने कि समझ सकते हो बात को यार, उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा हमारा, तो उत्तर में जाएंगे 20 डिग्री, और दक्षिण में मिलेगा तो यहाँ से दक्षिण में आएंगे 20 डिग्री। तो एक ऊपर में मिलेगा एक नीचे मिलेगा, साफ साफ बात है। तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में, 20 डिग्री उत्तर में, और बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में है। तो ये ऐसी मतलब कि हम पोजीशन यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे, बट ये जान जाओ आप, अभी पोजीशन डिफाइन करने के लिए आगे जब देशांतर पढ़ लोगे तब समझ में आएगा। बशर्ते यहाँ पे ये जानो 20 डिग्री उत्तर यहाँ कहीं होगा, 20 डिग्री नीचे यहाँ कहीं होगा। अब आप भ्रम में पढ़ोगे सर जी 20 डिग्री आप यहाँ भी ले सकते थे, या फिर इसका 20 डिग्री यहाँ भी ले सकते थे, तो परेशानी की बात नहीं है। जब 20 डिग्री यहाँ वाला लेना है, यहाँ वाला लेना है, यहाँ वाला कि यहाँ वाला, जब देशांतर पढ़ लोगे तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। हालांकि इस सवाल में इतना ही हमको जानना था कि उत्तर में मतलब उत्तरी गोलार्ध में हमारा क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको चंद्रपुर मिलेगा महाराष्ट्र का, और दक्षिणी में क्या मिलेगा हमारा, ये मिलेगा ब्राजील का दक्षिण अमेरिका, अरे ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे मिलेगा। अभी इतना जानो, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि महत्वपूर्ण समानांतर रेखाएं, महत्वपूर्ण समानांतर रेखाएं ये कैसे देखेंगे? फोटो आप देख रहे हो ना बढ़िया से, देखो आगे क्या लिखा है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ चीज़ों को। लिखा है पृथ्वी के ताप कटिबंध, पहले जानो, और इसी में खैर जान लो चीज़ों को। पहले क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखने को पा रहे महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण समानांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, तो पहले आप देख रहे हो विषुवत वृत्त है, ये हमारा क्या 0 डिग्री पर विषुवत वृत्त है, ठीक है ना। और इससे ठीक ऊपर अगर चलोगे उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर क्या मिलेगा आपको? कर्क रेखा। ध्यान दीजिएगा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर आपको क्या मिलने वाला? ए वाला, देखो ए वाला हमारा क्या कर्क रेखा है, वो कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में चल रहे हैं। और 23.5 डिग्री अगर दक्षिणी गोलार्ध में आ जाओगे ना, विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में आ जाओगे तो क्या मिल जाएगा हमारा? मकर रेखा मिल जाएगा। कर्क कहाँ मिलेगा? उत्तरी गोलार्ध में। मकर कहाँ मिलेगा? दक्षिणी गोलार्ध में। याद रहेगा बातों को ना। अब आगे चलते हैं क्या मिलेगा। अब देखो, अब यहाँ से टोटल यानी कि 0 से लेके 66.5, 0 से लेके कहाँ तक? 66.5 पर चले जाओगे तो ये हमारा मिलेगा, इसे बोलते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त। इसे क्या बोलते हैं? उत्तर ध्रुव वृत्त। और अगर मतलब 0 डिग्री आने की विषुवत वृत्त से अगर 66.5 नीचे आ जाओगे, इसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त बोलते हैं, ठीक है ना। ये 4-5 लाइन है। देखो ये विषुवत वृत्त हो गया, उत्तरी गोलार्ध में क्या मिलेगा? कर्क रेखा मिलेगा 23.5 डिग्री पर, और 66.5 पर क्या मिलेगा? उत्तर ध्रुव वृत्त मिलेगा आपको। और दक्षिणी गोलार्ध में आ जाओगे 23.5 पर मकर रेखा मिल जाएगा, और 66.5 यहाँ से यहाँ तक का ध्यान देना, यहाँ 66.5 है, ये पूरा है, इसको मत जानना। ये यहाँ से 0 डिग्री से 66.5 तक ये हमारा क्या मिल जाएगा? दक्षिण ध्रुव वृत्त मिल जाएगा। और सेंटर तो आप जान ही रहे उत्तरी ध्रुव है, और ये हमारा क्या है? नीचे वाला ए वाला नीचे जो मिल रहा है, ये यहाँ वाला जो मतलब कि वहाँ पे पहुँच नहीं रहा है, तो नीचे वाला जो पॉइंट है वो क्या हमारा है? दक्षिणी ध्रुव बनेगा हमारा। यहाँ तक बात अगर समझ में आती है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं आपके लिए चीज़ें और क्लियर कर सकूँ, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखो जरा क्या टॉपिक है।
पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या क्या होते हैं देखो जरा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक सिर के ऊपर होता है। ध्यान देना, ये देखो इस हमारा अर्थ क्या कर रही है, गोल 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 घूम रही है, यानी कि अर्थ की दो गतियां होती हैं। आपको पहला वाला लेसन पढ़े होगे तो पता होगा। एक होगा परिक्रमण गति, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। एक मतलब कि ऐसे, यहाँ पे सन है, ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे अगर सन है तो अर्थ चारों चक्कर भी लगा रही है, हालांकि एक चक्कर घूर्णन करके लगा रही है, लट्टू कैसे नाच नाच के आगे बढ़ती है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है देखो जरा, क्या लिखा है यहाँ पे, मान लो हालांकि पृथ्वी गोल गोल चक्कर, यहाँ पे मान लो सन है, ठीक है ना, ये सन है, तो इसी सन का अर्थ क्या कर रही है, गोल गोल ऐसे चक्कर लगा रही होगी, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है देखो, इन अर्थ सन के सामने कौन सा भाग पड़ेगा, सन के सामने यही भाग पड़ेगा, कौन सा वाला, आप समझ सकते हो, कर्क रेखा से मकर रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा सन के सामने पड़ेगा। अतः कहा जाता है कि मतलब कि पूरे साल में कम से कम एक बार ऐसा हो जाएगा, कम से कम नहीं खाली एक ही बार ऐसा होता है कि कर्क रेखा, ऐसे सुनो, ऐसे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर, सभी अक्षांशों पूरे जो भी मतलब नाच नाच के जहाँ जहाँ पड़ेगा, पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक सिर के ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहते हैं, यानी कि सबसे अधिक गर्मी यहीं पे होती है, यहीं पे, क्योंकि यहाँ क्या है, सूर्य सीधे सामने आ रहा है यार, और साल में एक बार ठीक सर के ऊपर दोपहर में होता है, ठीक है ना। तो यह क्या है आप समझ सकते हो नॉर्मली लैंग्वेज में यार, यहाँ समझो ना कि ये देखो यहाँ सन रे यहाँ से यहाँ तक आएगी, कोई भी मान लो आप टार्च ले लो, टार्च आप प्रयोग करने के लिए मान लो यहाँ पे हमने एक पेपर उठाया, पेपर उठा लिया मान लो, ठीक है ना, इस पेपर में आप होल कर दो, अब टार्च यहाँ पे ले लो, तो टार्च अगर लोगे तो सामने जो पेज मतलब कि या दीवार जो है उस पर इसके सामने जो मतलब कि पार्ट पड़ेगा वहाँ ज़्यादा रोशनी आएगी और किनारे किनारे क्या होगी, रोशनी कम आएगी। आप समझ सकते हो चीज़ों को। तो ये सामने वाले भाग कौन कौन से हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो भाग यहाँ पे बहुत अधिक उष्मा होती है, इसलिए भाग, इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध बोलते हैं। जो ए वाला भाग है ना, इसे क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य होता है ठीक सामने ही होता है। अब आगे क्या लिखा है इसको देखते हैं जरा। अब आगे हमारा है बच्चों कि इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान मध्यम बना रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्णकटिबंध कहा जाता है। देखो जरा ध्यान से, अब अगर इस भाग को देखा जाए, अब देखो यहाँ वाले भाग पे सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ता है, और यहाँ वाले भाग यानी कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त, यहाँ पे मकर रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त जो यहाँ है ना, यहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ता है, मध्यम, इसीलिए से क्या बोलते हैं, उत्तरी शीतोष्ण, शीत भी है थोड़ा उष्ण भी है, यानी कि थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी भी है, यानी इसे बोलते हैं ऊपर वाले भाग कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववृत्त के बीच का जो भाग है उसे बोलते हैं उत्तरी शीतोष्णकटिबंध, और यहाँ मकर रेखा और दक्षिण ध्रुववृत्त के बीच जो भाग उसे क्या बोलते हैं, दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध बोलते हैं। अब देखो जरा आगे क्या हो रहा है, अब मैं आगे बता दूं, उत्तरी देखो उत्तर ध्रुववृत्त और उत्तर ध्रुव, ध्यान देना, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश समझो जरा, यहाँ सामने यही वाला है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँचता ही नहीं है, इसी का नाम क्या पड़ गया, उत्तरी शीत कटिबंध। यहाँ पे शीत ही है, उष्ण बिल्कुल नहीं, से यहाँ पे पूरा पर बहुत ठंडी पड़ती है ध्रुवों पर। यहाँ देखो क्या मैंने बोला, उत्तरी यहाँ पे उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी शीत कटिबंध बोलते हैं। और यहाँ देखो दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव, इनके बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी शीत कटिबंध। तो आपने कटिबंध कितना देखा, एक देखा उष्ण कटिबंध और एक देखा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और एक क्या देखा, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और क्या देखा, उत्तरी शीत कटिबंध, और क्या देखा, दक्षिणी शीत कटिबंध। मैंने आपसे क्या बोला, आप मतलब चीज़ों को मैं रिकॉल करता हूँ, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध, बहुत गर्मी पड़ती है, और यहाँ पे कर्क रेखा और उत्तर ध्रुववृत्त के जो इसके बीच का जो भाग है यहाँ पे थोड़ी प्रकाश कम पहुँचती है सन वाली, जिसे बोलते हैं उत्तरी शीतोष्णकटिबंध, और यहाँ पे उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच का जो भाग उसे बोलते हैं उत्तरी शीत कटिबंध बोलते हैं। और यहाँ पे देखो जरा, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का भाग दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच का भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण, और क्या है, दक्षिणी शीत। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुँचता है, ठीक है ना। चलते हैं आगे बच्चों, क्या कहता है देखते हैं। ये तो हो गया हमारा, ये हो गया। अब आगे चलते, यही वाला मैंने आपको समझाया वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, लिखा है यार देशांतर या अयाम्योत्तर क्या होता है, ठीक है ना, मेरिडियन आ गया, अब तो देशांतर हो गया। लिखा है प्रशांत महासागर, इस बात को समझने के लिए पहले एक स्टेटमेंट लिया गया है
क्या लिया गया है, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ध्यान देना, मान लो यहाँ पे हमारे पास ये कोई ऐसा कुछ चलो मान लिया हमारे पास ये मतलब कि ग्लोब है और यहाँ पे इसका मेन वाला लाइन है, विषुवत वृत्त है। तो ये क्या बोल रहा है, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर है और एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है, यानी कि 20 डिग्री। अब वही मैं कह रहा था 20 डिग्री वाला भी हो सकता है, 20 डिग्री वाला भी हो सकता है। अब कौन सा लिया जाएगा, अब तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा और आपको भी नहीं आ रहा है ना, तो चीज़ों वही जानना है। देखो क्या लिखा आगे, फिर इनकी सही स्थिति पता जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुववृत्त को दक्षिण ध्रुववृत्त से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा के पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी या याम्योत्तर रेखाएं कहते हैं। यानी कि अब हमको इसको जानने के लिए बीचों बीच एक लाइन ऐसे मारना पड़ेगा, ए वाला, ए बीच, इसी को देशांतर बोलेंगे, समझ गया ना। इन्हीं के बीच हमको अब लाइनें खींचनी पड़ेंगी, ऐसे ऐसे जो भी होगा अब ऐसे खींचना पड़ेगा। जब लाइन मिल जाएगा हमको तब इस लाइन के दाएं जाना है कि बाएं, पूरब जाना है कि पश्चिम। देखना ए वाला होता है, इधर वाला होता है, ये पूर्वी गोलार्ध कह सकते हो। और ये वाला हमारा क्या ये मतलब कि यहाँ पे अगर मेन वाला देशांतर है, समझो बात को, मैं पूरा पलीरेज करता हूँ, ये कुछ ऐसा समझिएगा मेरी बात को। मैंने क्या बोला, मान लो हमारा ग्लोब है और यहाँ पे मान लो मेन वाला हमारा देशांतर है, तो ये वाला हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा पश्चिमी गोलार्ध। यानी माने कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जो खींची गई काल्पनिक रेखा है ना, उसी को हम देशांतर बोलते हैं। अब हमारी हेल्प होगी बहुत चीज़ें जानने में। देखो क्या आगे कहता है, ये अर्धवृत्त हैं, जो भी मतलब कि देखते हो ना, ये मतलब कि जो चीज़ें देख रहे हो ना, ये सब क्या है, हाफ सर्कल है, ये सेमी सर्कल कहते हैं उसको, ये सब अर्धवृत्त होते हैं। ये क्या होते हैं, और ये बोल रहा है ना कि इनकी तथा इनकी बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती है। यानी कि देखो जरा, जैसे से इनके पास, देखो यहाँ पे मैक्सिमम दूरी होगी, यहाँ पे मैक्सिमम दूरी, ऊपर जाओगे दूरी कम, ऊपर दूरी और कम, यानी ऊपर जाते दूरी 0 के बराबर हो जाएगी। वही लिखा है, मतलब ऊपर जाने पर इनके बीच की दूरी घटती है, यानी कि ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। सारे यहीं पर मिल जाते हैं यहाँ करके, जहाँ सभी देशांतरी रेखाएँ आपस में मिलती हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं, मतलब कि यही बोल रहा है, जहाँ सभी देशांतर रेखाएँ आपस में मिलती हैं, यहाँ पे मतलब कि इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। आगे क्या लिखा है, अक्षांश या समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामात्रों की लंबाई समान होती है। वहाँ पे क्या देख रहे थे, अक्षांश जो वृत्त होते थे ऐसे गोल गोल से, ए वाले वृत्त, इनकी सर्कमफेरेंस बराबर नहीं, ऊपर जाने पर सर्कमफेरेंस घट रहा था। बट देशांतर में क्या होता है, जितनी लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी, वही लंबाई सबकी होती है। हालांकि यहाँ पे क्या होता है, ऊपर जाने पर इनके बीच की दूरी घट जाती है और ध्रुवों पर जाके इनकी दूरी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। लिखा है ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। ग्रीनविच मतलब वही हम मानेंगे, उसको रेफरेंस पॉइंट मानने वाले हैं। ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। यानी कि क्या बोल रहे हैं, मान लो हमारे पास एक ऐसा ग्लोब है, तो यहाँ पे यही वाला ग्रीनविच वाला मेन लाइन माना गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, इसका नाम क्या है, 0 डिग्री देशांतर, यानी कि यही रेफरेंस बनेगा हमारा। यहाँ पे क्या लिखा है, तथा यहाँ से हम 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे 180 अंश मिलेगा, पूर्व से चलोगे पूर्व वाला 180 मिलेगा और पश्चिम से चलोगे तो पश्चिम वाला भी 180 वहीं मिलेगा। यानी कि देखो बेटा, आप इस सर्कल या इस मतलब हमारा स्फीयर है, स्फीयर में यहाँ पे 0 डिग्री, जस्ट इसके पीछे 180 वाला मिल जाएगा और जस्ट इसके पीछे 180, यानी कि पूरा जो ड्रा करोगे 360 होगा, 180 इधर से और 180 आपका इधर से मिलेगा। ठीक है ना। अब क्या लिखा है आगे, प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 अंश याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। यानी कि ऐसे ये वाला जस्ट पीछे से वैसे घुमा होगा, तो ये वाला पूर्वी गोलार्ध और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं आगे। क्या कहता है, यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ध्यान देना, यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम, मैंने बोला ना आपसे अभी, ये हमारा मान लो ये हमारा ग्लोब है, तो ये वाला मान लो याम्योत्तर मेन वाला है, तो 180 आप इधर से चलोगे तो अभी वही रेखा मिलेगी, 180 आप इधर से चलोगे पश्चिम से, तब भी आपको वही रेखा मिलेगी।
वही बोल रहा है। यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। ग्लोब पर अक्षांश या समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तरों के बीच बने ग्रिड को देखो। यानी कि आप समझ सकते हो यार, है समझो। ये मान लो हमारा, इसको मैं इरेज करता हूँ पहले, अब यहाँ पे मैं मतलब कि बनाता हूँ। ये हमारा क्या है, ये सब अक्षांश वृत्त हैं, ये सब क्या है, अक्षांश वृत्त हैं, और ये देखो ये देशांतर हैं। तो जो ये पार्ट चॉकलेट वाला दिख रहा है ना, चौकोर चौकोर सा, उसी को ग्रिड कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चा क्या कर रहा है, इस चीज़ को मैं इरेज करता हूँ पहले। अब मैं बोलता हूँ आपसे, देखो यार, उदाहरण के लिए, सॉरी इसको इरेज कर दो। उदाहरण के लिए असम में धुबरी, अब देखो मान लो असम की हमको स्थिति जाननी है, असम में एक धुबरी स्थान है, स्थिति जाननी है। असम में धुबरी 26 अंश उत्तरी अक्षांश। तो अब देखो यार, आप बनाओगे ग्लोब, ऐसा ग्लोब बन जाएगा। और हमारा मेन वाला 26 अंश उत्तरी, यानी कि यहीं कहीं 26 अंश उत्तरी मिलेगा। अब 26 ये वाला मान लो यहीं से हमारा 26 डिग्री बना रहा है। एवं अब देखो क्या आगे बोल रहा है, 26 अंश उत्तरी अक्षांश व 90 अंश पूर्वी देशांतर। अब 90 पूर्वी चलना है, पश्चिमी नहीं चलना है। अब कहाँ चलना है, अब यहाँ देखो एम वाला, और फिर 90 अंश गिन के चले आओ, पूर्वी यहीं कहीं मिलेगा। अब देखो देशांतर क्या लिखा है, स्थित, अरे 90 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है वो धुबरी। अब उस बिंदु को देखें जहाँ यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। ध्यान देना। अब देखो जहाँ पे 26 अंश वाला, ये 26 अंश वाला ये जहाँ है, और ये जो हमारा ये 90 अंश वाला यहाँ वाला, ये जो काटा है ना, ये मेन वाला, ये देखो ये वाला पॉइंट अगर देख रहे हो तो यही हमारा धुबरी होगा। तो धुबरी की स्थिति आप जान गए ना, 26 याद भी कर सकते हो आप, 26 अंश उत्तरी अक्षांश और 90 अंश पूर्वी देशांतर। अगर वही पश्चिमी का होता तो इधर वाला काटते, यहाँ कहीं मिलता। लेकिन अब देखो देशांतर और जब अक्षांश मिल गए तो हम किसी भी चीज़ की सही स्थिति जानने में एबल हो गए, अब बड़े आराम से जान सकते हैं। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है और तुमको भी आ रहा होगा बच्चों कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा आगे। अब लिखा है देशांतर व समय, ये क्या होता है। अब देखो स्थानीय समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। यानी कि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा वो बालू गिरना, या फिर अपनी परछाई से भी सूर्य की स्थिति का पता देख करके आप समय को बता सकते हो, 12 बज रहा है कि 1 बज रहा है। ऐसा पहले के लोग किया भी करते थे। जो दोपहर में सबसे छोटी, यानी कि इस दोपहर के समय जो आपकी परछाई होती है ना, यानी कि सूर्य आपके ऊपर होता है तो परछाई छोटी होती है, वह सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। यानी कि सूर्योदय समझ सकते हो, सूर्यास्त समझ सकते हो, अब देख के भी पहचान सकते हो। परछाई लंबी हो चाहे ना हो, देख के बहुत धूप है तो दोपहर बोलोगे, शाम हो रही तो शाम पहचान जाओगे, सुबह सुबह पहचान जाओगे। बट पहले परछाई से भी पहचानते थे इसको, ठीक है ना। और आगे क्या बोल रहा है, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर व सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी, दोपहर होगी। सीधी सीधी बात है। याम्योत्तर की बात कर रहा है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो, मान लो ये हमारा ऐसा है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या लिखा है, याम्योत्तर है। यहाँ पे हमारा क्या है, ए याम्योत्तर है। अगर यही गोल गोल, यही ना गोल गोल घूम रहा है, तो सन अगर यहाँ पे है तो जिस समय सूर्य मतलब सबसे ऊपर होगा आसमान में, उस समय इस वाले याम्योत्तर पर पूरे लाइन पर क्या सूर्य का प्रकाश पड़ेगा नहीं। हाँ, ये बीच वाले पर थोड़ा प्रकाश ज़्यादा होगा, ऊपर बहुत कम होगा, फिर ऊपर ज़्यादा बहुत कम हो जाएगा। हालांकि वही बोला, उस समय याम्योत्तर पर ऐसे सभी स्थानों पर दोपहर वाला समय वही होगा, यानी कि 12 बजे होंगे जो भी आपका होगा उस टाइम। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर, यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, यहाँ पे समझो जरा, ए मान लो हमारा ग्लोब है तो यहाँ पे हमारा ए वेस्ट है, ठीक है ना, इधर वाला, और इधर वाला हमारा क्या है, ईस्ट है। तो जो अर्थ है ना वो चक्कर कहाँ से कहाँ लगा रही है, ए वेस्ट से ईस्ट, ऐसे गोल गोल ऐसे घूम रही है गोल। आप ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। और बोल रहा है अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, ध्यान देना क्या लिखा है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच समय से क्या होगा, पीछे होगा। अब ध्यान देना मेरी बात का, मैं आपको चूंकि मैथमेटिक्स बताने जा रहा हूँ, कैसे सारी बातें हो रही हैं मैं पहले उसको बताता हूँ फिर आगे चलता हूँ। तो चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे इस ग्लोब पर कितने देशांतर हैं, ठीक है ना। चलो ये मान लिया हमारा एक ग्लोब है, ठीक है, और ये हमारा मेन वाला 0 डिग्री देशांतर, यानी कि इसी को आप बोलते हो ग्रीनविच, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो जरा, इसके आप पूरब में चलोगे, यानी कि इसके पूरब में पूर्वी गोलार्ध मिलेगा, यहाँ पे चलोगे 180 इधर होंगे, 180, यानी कि आप समझ सकते हो पूरा स्फीयर है, यहाँ से जस्ट पीछे घूमोगे ना 180 डिग्री मिलेगा, यानी कि 180 खाने आपको बनाने पड़ेंगे।
180 लाइन खींचनी पड़ेगी। हालांकि ये जो देशांतर होते हैं वो अर्धवृत्त होते हैं, ठीक है ना। और आप ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, और जस्ट वही काम करोगे मतलब कि पश्चिमी गोलार्ध में, यानी कि 180 लाइन आपको इधर भी मिलेगी। और ताज्जुब की बात यह है ना कि 180 अंश पूर्वी और 180 अंश पश्चिमी गोलार्ध, मतलब कि जो भी लाइन होगा वह सेम लाइन होगा। अच्छा हमको बताओ कि टोटल मतलब कि इस ग्लोब पर कितने देशांतर रेखा हमारे पास हैं, तो समझना मेरी बात का। ये हमारा ए वाला हो गया 0 डिग्री वाला, ओके। और इधर हो गया 180, और इधर भी कितना हो गया 180 मत गिनना, क्यों? क्योंकि 180 जो इधर वाला है ना, 180 हमारा जो लाइन इधर वाला है वही इसका वाला भी वही बताएगा। यानी कि आप 180 में से घटा दो, यानी कि इधर वाला 180, इधर वाला 179, 180 प्लस 179 लाइन, और बच्चा एक मतलब कि ये 0 डिग्री वाला, ये वाला भूल जा रहे हो ना, ये 0 डिग्री एक लाइन हो गया, टोटल आएगा 360। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि ग्लोब पर जो टोटल देशांतर रेखाएं होती हैं वो 360 होती हैं। कैसे, मैं फिर से रिकॉल करता हूँ। ये देखो, ये हमारा हो गया पहली बात, ये हमारा हो गया ए वाला, ये 0 डिग्री वाला हो गया हमारा। 180 आप इधर पाए, 180 आप इधर पा गए, 180 आप इधर भी पा गए 180। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि जस्ट देखो, जस्ट इसके जस्ट पीछे क्या मिलेगा, 180 यहाँ मिलेगा। और ठीक यहाँ चाहे मान लो ये हमारा मेन लाइन है, तो 180 लाइन जब खींचोगे तो जस्ट कहाँ पाओगे, इसके पीछे पाओगे। और जब इधर से यही मेन लाइन है, यह वाली, तो जस्ट इधर भी खींचोगे तो इधर भी 180 बनाना पड़ेगा। तो जो 180 इसका होगा वही 180 इसका होगा। यानी कि आप कह सकते हो 0 डिग्री वाला और 180 डिग्री वाला जो मतलब कि देशांतर रेखा होती है वह पृथ्वी को वर्टिकली दो भागों में बांटती है, ठीक है ना। अब देखो पूरे टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हमारे पास हो गई, 360। कैसे हो गई, 180 इधर का, 179 इधर का, और बीच वाला ये मेन वाला, कुल लेके हो गया 360 रेखा। यानी कि हमारे पास टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अब बातों को और अच्छे समझिएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। अच्छा एक बात जो सुनो जरा, जो अर्थ का रोटेशन होता है, जो आप जानते हो कि अर्थ 2 चक्कर लगाती है, एक परिक्रमण काल करती है, परिक्रमण करती है सन का, और एक घूर्णन भी करती है। यानी कि मान लो अगर हमारा यह सन है ना, अगर हमारा यह सन है तो जो अर्थ है यहाँ पे ये क्या कर रही है, लट्टू के जैसे नाच नाच के आगे बढ़ रही है। इसे जो नाच रही है इसे घूर्णन बोलते हो, और जो आगे बढ़ उसे परिक्रमण बोलते हो। अर्थ की 2 गतियाँ होती हैं, एक घूर्णन होता है और एक क्या होता है, परिक्रमण होता है, नाच नाच के आगे बढ़ना, ठीक है ना। अच्छा हमको जरा बताओ, अर्थ के ग्लोब को हमने माना है अर्थ हमने, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो देशांतर रेखाएं ग्लोब पर टोटल हैं वह 360 हैं। कितनी रेखाएं हैं, 360 रेखाओं में आपको कितने घंटे होते हैं, नॉर्मल माना 24 घंटे माना गया है। 360 देशांतर मतलब कि 360 डिग्री बराबर 24 घंटा। आप क्या समझे यहाँ पे कि ऐसे गोल गोल जब ये घूम रहा है, गोल गोल जब ये घूम रहा है ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूमेगा, देशांतर को ही काट, मतलब कि जो प्रकाश होगा देशांतर को ही आर पार करेगा। कहने का हमारे मतलब यह है, समझो बात को, कि 360 डिग्री बराबर क्या बोलेंगे यहाँ पे, टोटल 360 डिग्री बना रहा है। यानी कि 360 डिग्री। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर हमारा ए वाला, हमारा ए क्या बोलते हैं, ग्लोब है, एम एन वाला है, तो यहाँ पे 1 डिग्री पर एक रेखा, 2 डिग्री पर दो, दूसरा वाला अर्धवृत्त, तीसरे पर तीसरा वाला अर्धवृत्त, चौथे पर चौथा वाला अर्धवृत्त, 90 वाले पे 90 वाला अर्धवृत्त। यानी कि 1-1 डिग्री पर वो मतलब कि हाफ सर्कल या सेमी सर्कल बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो, टोटल मतलब कि 360 डिग्री होता है गोल सा, तो आप बोलोगे 360 डिग्री बराबर 24 घंटा। क्या बोलोगे, चूँकि 360 डिग्री बराबर क्या बोलोगे, 24 घंटा। 24 घंटा में 360 डिग्री, तो आप बोलो 1 घंटा में कितना आएगा, 24 घंटा बराबर 360 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमना चाहिए, 360/24। यानी कि अब भाग करोगे तो ये आएगा आपका 15 डिग्री। यानी कि जो अर्थ है मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री रोटेट कर जाती है। यानी कि ये क्या बोलोगे, जो अर्थ है ना, अगर मान लो यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे 15 डिग्री है, या फिर यहाँ पे मान लो पीछे 15 डिग्री है, तो यह 15 यानी कि यहाँ भी कोई स्थान होगा, और 0 डिग्री मान लो ग्रीनिच वाला है, तो ग्रीनिच वाला 0 है, तो 1 घंटे बाद यहाँ पे मतलब कि अब मतलब कि जो घूम रहा है लगातार ना, 1 घंटे बाद 15 वाला इस ग्रीनिच पे आ गया होगा, और 1 घंटे बाद ये जो मतलब कि ग्रीनिच वाला है ना, वो मतलब कि 1 घंटे बाद 15 डिग्री आगे निकल चुका होगा। समझो बात को, मैंने क्या बोला, मैं रिकॉल कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बोला। मान लो यहाँ पे हमारा ग्रीनिच वाला लाइन है, या 0 डिग्री देशांतर यही है हमारा, ठीक है ना, और 15 डिग्री यानी कि यहाँ पे है, और 15 डिग्री के यहाँ पे है, ठीक है ना।
तो जब मतलब कि 1 घंटा बीतेगा ना, तब यह जो ग्रीनिच वाली लाइन है यह कहाँ आ चुकी होगी, इस वाले पर आ चुकी होगी। 1 घंटे यानी कि 15 डिग्री आगे बढ़ चुकी होगी। और जो ये हमारे 1 घंटे बाद या 15 डिग्री जो पीछे था वो अब कहाँ पे आ चुका होगा, ग्रीनिच वाले पे आ चुका होगा। यानी कि आप समझो बात को कि प्रत्येक 15 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को 1 घंटा लग जाता है। प्रत्येक 15 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को 1 घंटा लग जाता है। अब रुको जरा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा यानी कि 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 1 डिग्री में कितना आएगा, 4 मिनट आएगा। यानी कि हमने क्या बोला, अर्थ का रोटेशन कितना है, 4 मिनट पर डिग्री, यानी कि या फिर बोल पर डिग्री 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री में 1 डिग्री अर्थ घूमने के लिए, एक घूर्णन करने के लिए, यानी कि देखो यहाँ मान लो एक देशांतर रेखा, एक 0 डिग्री और यहाँ पे मान लो 1 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री और 1 डिग्री। तो बताओ ये वाला 1 डिग्री इस 0 वाले स्थान पे कब पहुँचेगा, यानी कि 4 मिनट के बाद पहुँच जाएगा। आप क्या समझते हो यहाँ पे कि 1 डिग्री अर्थ को रोटेट करने के लिए टाइम कितना लग जाता है, 4 मिनट, लगभग 4 मिनट का टाइम लगता है 1 डिग्री अर्थ को रोटेट करने में। और 1 घंटा में 15 डिग्री रोटेट करता है। यानी कि आप इन दोनों तथ्यों को याद रखोगे या फिर समझ जाएगा तो याद क्या करना है कि 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री, चीज़ें याद आपको रहेंगी। उसके बाद 1 मिनट में या फिर 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट आप लोग को लग जाते हैं, ठीक है ना। अर्थ को घूमने में 1 डिग्री खाली रोटेट करने में 4 मिनट का टाइम लग जाता है। अब देखो जरा क्या मैं बोल रहा हूँ, अब सुनो मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब ग्रीनिच वाले से इसकी तुलना करते हैं। अब देखो ग्रीनिच वाला मतलब कि ग्रीनिच वाला कहता क्या है, मैं आपको बता दूं कि ग्रीनविच के जो भी मतलब कि ग्रीनविच से जो भी देश पूरब में होंगे, ग्रीनविच से जो भी देश किस में होंगे, पूरब में होंगे, वह मतलब कि वहाँ से समय उनका आगे होगा। कहने का मतलब मान लो ये मैं एक पट्टी बनाता हूँ कुछ ऐसा, उस ग्लोब को मैंने ऐसे मान लो फाड़ के ऐसे कर दिया, ओके। तो यहाँ पे हमारा ग्रीनविच का लाइन है, तो यहाँ पे 0 डिग्री है, तो 15 डिग्री यहाँ पे मान लो है, ठीक है ना। यहाँ पे 15 डिग्री मान लो क्रॉस करके आप यहाँ पे आ गए, तो जिस समय 1 घंटे यानी कि हम आगे आ चुके हैं, यानी कि ग्रीनविच पे 0 डिग्री और 15 डिग्री आगे आगे कोई देश उस मिले कुछ मिलेगा। यानी कि जब यहाँ पे 12 बजे होंगे तो यहाँ पे कितना हमको मिलेगा, 1 बजा मिलेगा। समझो बात को, मैंने क्या बोला, जब यहाँ पे 12 बजे ग्रीनिच पे 12 बजे होंगे तो 15 डिग्री आगे कितना बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। जब ग्रीनिच पे 12 बज रहे होंगे तो मान लो 30 डिग्री आगे निकल आओ, 30 डिग्री, तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, इस समय 2 बज रहा होगा। और जब ग्रीनिच से आप आगे निकल चुके होगे तो 45 डिग्री आ जाओगे ना, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 3 घंटा आगे चल रहे हो, 3 बज रहा होगा शाम का। अगर दोपहर का 12 है तो यहाँ पे दोपहर का 1 बजेगा, यहाँ पे दोपहर का 2 बजेगा, यहाँ पे दोपहर का 3 बजेगा। तो ये मतलब कि प्रत्येक 15 डिग्री पर आपको 1 घंटे का अंतराल मिल जाएगा, समझ गया ना। और यहाँ पे कितना बजा होगा, पीछे 11 बजेगा, यहाँ कितना बजेगा, 15 डिग्री पीछे आ जाओ तो 10 बजेगा, 15 डिग्री पीछे आ जाओ तो यहाँ पे 9 बजेगा। यानी कि 15 डिग्री के समय अंतराल पे, यानी कि आप कह सकते हो कि 15 डिग्री पर 1 घंटा समय आगे पीछे हो रहे हैं। और ग्रीनिच वाला हमारा मानक माना गया है। और आपको मैं बता दूं 1 मिनट के लिए, समझो जरा बात को, इंडिया का भी मानक समय माना गया है। इंडिया का मानक समय जो होता है वह 82.5 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको याद रखना है यह चीज़, इंडिया का मानक समय कितना होता है, 82.5 डिग्री होता है। यानी कि मान लो अगर यहाँ पे 0 डिग्री हमारा ग्रीनविच है तो यहाँ पे आप क्या पा जाओगे, 82.5 पर कहीं मिलेगा हमको इंडिया। हालांकि वो है नहीं, 82.5 माना गया है, लेकिन 82.5 कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, पहले उनको देखो। अब ऐसे मान लो हमने एक इंडिया का मैप बना दिया, सपोज करो मैंने एक मैप बनाया, यहाँ पे इंडिया का एक मैप है, ऐसे कोई इंडिया का मैप है, ठीक है ना। और यहाँ पे चलो मान लो ग्रीनविच हमारा है, ठीक है ना, यहाँ पे ग्रीनविच है, तो 82.5 यहीं कहीं मिलेगा आपको, 82.5। ये 0 डिग्री है और यहाँ पे कितना मिलेगा, 82.5 मानक माना गया। ध्यान देना, आप कुछ भी मानक मान सकते हो, लेकिन जो हमारे साइंटिस्टों ने, जो हमारे मतलब कि जो भी संबंधित जो भी लोग थे, उन्होंने 82.5 डिग्री को इंडिया का मानक समय माना है। और 82.5 यानी कि 0 डिग्री और यहाँ पे 82.5, यानी ग्रीनविच 0 पे है और हम कहाँ पे हैं, 82.5 डिग्री आगे चल रहे हैं। तो अच्छा समझो जरा, 82.5 डिग्री को कैलकुलेशन करोगे ना तो 5.5 घंटा आएगा। क्या बोला है मैंने, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 82.5 डिग्री का गुणा भाग करोगे तो 5-5.5 घंटा आएगा। यानी कि हम लोग ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। हम लोग मानक समय, देखो मानक समय तुम 80 भी मान, कुछ भी मान सकते थे, 80 मान सकते थे, 60 मान सकते थे, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मानक माना गया ताकि सबके लिए अप्लाई हो सके, तो 82.5 को मानक मान लिया गया। यानी कि आप जब मतलब कि जिस समय ग्रीनविच में 12 बज रहा होगा उस समय इंडिया में कितना बज रहा होगा, 5.5 बज रहा होगा। ध्यान देना मेरी बात का, 5.5 घंटे आगे चल रहे हो। जिस समय ग्रीनविच में 1 बज रहा होगा उस समय इंडिया में कितना बज रहा होगा, 6.5 बज रहा
रहा होगा, यानी कि 5:30 बजे, मतलब कि 5:30 घंटे हम आगे चल रहे हैं। एक बात और जानो, इंडिया का कंडीशन देखो पर, इंडिया कंडीशन मान लो ये जो राजस्थान वाला मतलब कि कॉर्नर है ना, पश्चिम वाला, ये आपका 68 डिग्री का है। कितने का है? 68 डिग्री पर, मतलब ग्रीनविच से 68 डिग्री पर हमारा ये मतलब कि राजस्थान वाला भाग है। और 97 डिग्री पर हमारा ये अरुणाचल प्रदेश है। समझ सकते हो 97 डिग्री पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है कि सूर्य पूरब की ओर उगता है, ठीक है ना। पूरब में पड़ेगा अरुणाचल और पश्चिम में क्या पड़ेगा? जस्ट पश्चिम में पड़ेगा आपका ये क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान पड़ेगा। अब बताओ इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? अब 97 माइनस जब 68 करोगे, 97 माइनस जब 68 करोगे तो 29 डिग्री का गैप आएगा। यानी कि हम बोलेंगे पश्चिम और जस्ट पूरब के बीच 29 डिग्री का गैपिंग है। और आप समझ सकते हो 15 डिग्री की गैपिंग में 1 घंटा पूरा हो जाता है, तो लगभग 30 डिग्री में 2 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो लगभग 2 घंटे का अंतराल पड़ेगा। यानी कि 2 घंटे का अंतराल कैसे पड़ रहा है? जिस समय, अब ऐसे भी कर सकते हो, जिस समय यहाँ पे बजा होगा आपका, ये आगे वाला भाग है ना, जिस समय यहाँ पे बजा होगा हमारा 12 बजा होगा या 2 बजा होगा, उस समय यहाँ पे कितना बज रहा होगा? केवल 12 बज रहे होंगे। ये 2 घंटा आगे चल रहा है, पूरा वाला 2 घंटा आगे चल रहा है। यानी कि जिस समय यहाँ पे 12 बजा होगा, उस समय यहाँ पे कितना बजा होगा? 2 बजा होगा। यानी कि जब कह सकते हो, अगर ऐसे भी कर सकते हो, इसीलिए कहा जाता है कि अगर यहाँ पे धूप अगर उगती है पहले पूरब में, तो लगभग 2 घंटे बाद कहाँ पे उगेगी? इस राजस्थान वाले पश्चिम में। 2 घंटे लग जाते हैं लगभग, क्योंकि 29 डिग्री का फासला चल रहा है। पूरब और पश्चिम में फासले कितने डिग्री के हैं? 29 डिग्री के फासले होने के नाते यहाँ पे 2 घंटे पहले सूर्य उग जाता है, या फिर इसके रेस्पेक्ट में कह सकते हो यहाँ राजस्थान में 2 घंटे बाद सूर्य उगता है। बट आपको एक बात याद रहेंगी कि इंडिया का मानक समय कितना माना गया है? 82.5 डिग्री माना गया है। यानी कि हम मतलब कि ग्रीनविच वाले समय से 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग समझ में आई होंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो ये एनसीईआरटी का मतलब कि भूगोल जो है ना क्लास 6 वाला, वो खत्म होता है। यहाँ पे अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होगी तो निश्चित तौर पर हमको बताइएगा। तो फिर मिलेंगे जल्दी पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।